हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 24 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको आज की क्लास को पूरा देखना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी आज की क्लास में मिलने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 24 जनवरी दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में सोरैया उपग्रह को किसने लॉन्च किया है। सोरैया उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है। मिस्र, इजराइल, तुर्की या ईरान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सोरैया उपग्रह को ईरान ने लॉन्च किया है। इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। सोरैया उपग्रह को लॉन्च करने वाला देश है ईरान। अगर बात करें किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो सोरैया उपग्रह को रॉकेट क्यूम 100 से लॉन्च किया है। क्यूम 100 रॉकेट में जो है किस प्रकार का ईंधन प्रयोग किया गया था, तो लिक्विड ईंधन को प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, इसमें जो है सॉलिड यानी ठोस ईंधन को प्रयोग किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। तो क्यूम 100 रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन प्रयोग किया गया था, तो ठोस ईंधन को प्रयोग किया गया था। ठीक है, और सोरैया उपग्रह को कितनी ऊंचाई की कक्षा में स्थापित किया गया है, तो 750 किलोमीटर की ऊंचाई की कक्षा में स्थापित किया गया है। सोरैया उपग्रह का संबंध किससे हो जाएगा, ईरान से। अभी कुछ दिन पहले ही ईरान ने एक और उपग्रह को लॉन्च किया था जिसका नाम था नूर उपग्रह। तो ये भी आप याद रखेंगे, सोरैया और नूर। तो ये दोनों उपग्रह किस देश के हैं, ईरान के हैं। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सोरैया उपग्रह को लॉन्च करने वाला देश है ईरान। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न में, हार्मुज जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, अगर हम आपको फिगर से समझाएं तो मान लीजिए ये आपका इस प्रकार से कुछ हो जाता है, इस प्रकार से आपका हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप का कुछ इस प्रकार से मैप होता है। इसके बाद आपका अपना यहाँ पे भारत हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका भारत है, यहाँ पे श्रीलंका है। यहाँ पे दो स्थान है, हार्मुज जल संधि यहाँ पे स्थित है। ठीक है, हार्मुज जल संधि यहाँ पे है और किसको जोड़ती है, तो फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को। अब बात करें तो फारस की खाड़ी कहाँ पे है, तो फारस की खाड़ी ऊपर है और ओमान की खाड़ी यहाँ नीचे है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो हार्मुज जल संधि है। ये देश आपका सऊदी अरब हो जाता है। ये आपका पूरा कौन सा महाद्वीप हो जाता है, अफ्रीका महाद्वीप। ये आपका प्यारा भारत हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर बात करें ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। और ईरान में जो संसद है उसको क्या कहते हैं, तो ईरान में जो संसद है उसको मजलिस कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ईरान में दो महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं जिसका नाम है दस्त ए लूट और दूसरा है दस्त ए कबीर। तो दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर किस देश में है, किस देश के मरुस्थल हैं, तो ईरान के हैं। ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसर। ठीक है, तो रामसर जगह पे जो है 2 फरवरी 1972 को रामसर कन्वेंशन होता है। अगर बात करें रामसर कन्वेंशन किस चीज़ से संबंधित है, तो यह आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं कि भारत में टोटल कितनी आर्द्र भूमि हैं, तो भारत में टोटल 75 आर्द्र भूमि हैं। अगर बात करें सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में, तमिलनाडु में कितना है, तो तमिलनाडु में 14 है। सेकेंड नंबर पर अगर स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत ने भी हाल ही में 2024 में 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है। ठीक है, एक तो लॉन्च किया है GSAT-20 जो कि किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। यह किस देश की किस कंपनी का रॉकेट है, तो यह स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है। और GSAT-20 यह भारत का है। इसको क्यों लॉन्च किया गया था, क्योंकि इंटरनेट की बेहतरी सुविधा को अवेलेबल कराने के लिए GSAT-20 लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट से, जो कि स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है। इसके बाद भारत कुछ दिन बाद ही 2 और उपग्रहों को लॉन्च किया है जिसका नाम है PEOM 3, इसके बाद एक्सपोसैट। तो इन 2 उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो PSLV-C-58 से लॉन्च किया है। तो भारत का भी याद रखेंगे, 2024 में 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है। एक तो GSAT-20 फाल्कन 9 से, PEOM 3 और एक्सपोसैट PSLV-C-58 रॉकेट से लॉन्च किया है। ठीक है, सेकेंड प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत की यात्रा पर आए UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं, तो UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं ऑप्शन
बी डेनिस फ्रांसिस, इसको आप याद रखेंगे। अब इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो यूएन महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। यूएन महासभा में टोटल कितने देश शामिल हैं? तो 193 देश शामिल हैं। 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? तो 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस। अगर बात करें ये किस देश के हैं, तो ये त्रिनिदाद एंड टोबैको देश के हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि ये किस देश के हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अभी ये हाल ही में डेनिस फ्रांसिस भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए हैं। ठीक है, और इसके बाद 26 जनवरी 2024 में जो है ये भारत की यात्रा पर आए हैं। और अगर क्वेश्चन पूछे कि महाराष्ट्र के राजकीय अतिथि कौन होंगे, तो महाराष्ट्र के राजकीय अतिथि होंगे डेनिस फ्रांसिस, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो भी यूएन महासभा के अध्यक्ष 78वें सत्र के भारत के 5 दिन की यात्रा पर आए हैं और ये महाराष्ट्र के राजकीय अतिथि भी होंगे। अब बात करते हैं लल्लन टॉप प्रश्न में, यूएनओ के फर्स्ट महासचिव कौन थे? यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये त्रिगवेली थे। और ये किस देश के थे? तो ये नॉर्वे के थे। अगर वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। और ये किस देश के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूएनएससी में टोटल कितने सदस्य हैं? तो यूएनएससी में जो है कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 देश जो है अस्थाई होते हैं। ठीक है, 5 देश जो है ये अस्थाई होते हैं और इन 5 देशों के पास वीटो पावर होता है। और ये 5 देश कौन कौन से हैं? तो यूएसए, यूके, फ्रांस, चीन, रूस, ये 5 देश हैं, ये अस्थाई होते हैं। इन्हें किसी भी बिल पर ना ही करने की शक्ति होती है, जिसे क्या कहते हैं? वीटो पावर होते हैं। और ये देश जो है ये अस्थाई होते हैं। इसके बाद ये 5 देश इधर हो गए, तो और बचे कितने? 10 देश। तो ये 10 देश जो है यूएनएससी के ये अस्थाई होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? ये अस्थाई होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी विजया लक्ष्मी पंडित, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, यूएन ओपन 2024 के महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? तो इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल वर्ग की विजेता टीम कौन सी है? और विजेता कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ताई जू इंग। ठीक है, और ये किस देश की हैं? तो ये ताइवान की हैं। अब पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो इंडिया ओपन को क्या कहते हैं? यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024 भी कहते हैं। तो इंडिया ओपन को क्या कहते हैं? यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहते हैं। और यह किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है बैडमिंटन से संबंधित है। और यह इसका भी जो है फाइनल मैच कहाँ पे, किसी स्टेडियम में खेला गया था? तो केडी जादव स्टेडियम में खेला गया था। केडी जादव के कौन है? तो केडी जादव ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? तो केडी जादव जी जीते थे। इन्हीं के नाम पर जो है केडी जादव स्टेडियम दिल्ली में बनाया गया है। यहाँ पे यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन का फाइनल मैच खेला गया था, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। इसमें जो है महिला विजेता कौन है? ताई जुंग इंग हैं, जो कि ताइवान की हैं। और इनके साथ जो है फाइनल मुकाबला कौन खेल रही थी? चेन यू फी। कौन खेल रही थी? चेन यू फी, जो कि चीन की हैं। तो इसमें जीतती कौन है? तो ताई यू जिंग इंग जीत जाती हैं। और हार कौन जाती हैं? तो चेन यू फी हार जाती हैं। इनका चेन वैन सब छीन लेती हैं कौन? ताई यू इंग, जो कि ताइवान की हैं। अगर बात करें पुरुष विजेता कौन है? तो सी यू की हैं। ये पुरुष विजेता में जीत जाते हैं। और ये किस देश के हैं? तो ये चाइना के हैं। इसके बाद पुरुष डबल्स में कौन जीतता है, कौन हारता है? तो चीन के खिलाड़ी जो है इसमें पुरुष डबल्स में जीत जाते हैं। और उप विजेता कौन है? चिराग और सात्विक इसमें उप विजेता बन जाते हैं पुरुष डबल्स में। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? ताई जू इंग। अब लल्लन टॉप प्रश्न में देख लेते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिलेगा? तो यह चिराग और सात्विक की जोड़ी को दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में टोटल कितनी इनामी राशि दी जाती है? तो 25 लाख दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो कोपेनहेगन में किया गया था, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ही कांस्य पदक विजेता कौन बने हैं? तो एच प्रणय साहब कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट आपका, बैडमिंटन के महत्वपूर्ण कप कौन कौन से हैं? तो थॉमस कप, उबेर कप, ऑरलियांस कप, मलेशिया कप, स्विस कप और इंडोनेशिया कप, ये सभी कप जो है बैडमिंटन से संबंधित हैं। चौथा प्रश्न है हमारा,
हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, महेंद्र सिंह धोनी, दिलीप कुमार। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व सीएम हैं। अब इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत रत्न देने की घोषणा कब की गई थी? तो 23 जनवरी 2024 को की गई थी। और किसे दिया जाएगा? तो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाएगा, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्हें जगनायक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें यह पुरस्कार कब दिया जाएगा? इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत मिल रहा है। ठीक है, इनकी जो है मृत्यु हो गई है। इन्हें जो है मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये आप याद रखेंगे। इन्हें जग नायक भी कहते हैं। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण ललन टॉप में पहली बार जो है भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था 3 महान व्यक्तियों को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, CB रमन को और C राजगोपालाचारी जी को। तो इन 3 लोगों को पहली बार 1994 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद देखते हैं कि अभी जो है कुछ मतलब 2019 में किसे दिया गया था। इसके पहले तो नाना देशमुख को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी जी को और भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर बात करें पहली बार जो है मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। और 2 विदेशियों को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। और दूसरे व्यक्ति हैं नेल्सन मंडेला, जिनकी पुस्तक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये पुस्तक है नेल्सन मंडेला जी का। इन्हें जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अगर बात करें पहले खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, तो वह है सचिन तेंदुलकर जी। 2013 में घोषणा होता है और इन्हें मिलता है 2014 में। पहले संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला था, तो S सुब्बालक्ष्मी जी हैं। अगर वहीं बात करें लता मंगेशकर जी को कब दिया गया था, तो 2001 में। हमारा 5वां प्रश्न है, कानून और न्याय मंत्रालय भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ करेगा? तो कानून और न्याय मंत्रालय भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान शुरू करेगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा संविधान हमारा सम्मान। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जो है स्टार्ट किसने किया है, शुरू किसने किया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने शुरू किया है। ठीक है, अगर बात करें कि यह अभियान शुरू करने वाला मंत्रालय कौन सा है, तो कानून और न्याय मंत्रालय ने शुरू किया है। ये आप याद रखेंगे। और व्यक्ति के तौर पर किसने स्टार्ट किया है? तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको क्यों शुरू किया गया? क्योंकि हर घर न्याय पहुंच सके, इसके लिए जो है यह शुरू किया गया है अभियान। और इसके तहत न्याय सेतु ऐप भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न में कुल संविधान संशोधन कितने हुए हैं वर्तमान में? तो 106 हुए हैं। ठीक है, तो भारत में कुल संविधान संशोधन कितने हुए हैं? 106। अगर बात करें भारत में कुल कितने बिल पास किए गए थे, मतलब कितने बिल आए हैं, तो 128 बिल आए हैं। और पास कितने हुए हैं? तो 106 एक्ट ही पास हुए हैं। ठीक है, बिल ज़्यादा आ जाते हैं, कोई बिल पास होता है, कोई नहीं पास होता, कोई पेंडिंग में रह जाता है। तो अभी तक जो है 128 बिल आए हैं। और अगर बात करें कितने पास हुए हैं, तो 106 एक्ट जो बिल पास हो जाता है वो क्या बन जाता है? अधिनियम यानी एक्ट बन जाता है। तो टोटल 106 एक्ट अभी तक पास हो चुके हैं। अगर बात करें नवीनतम एक्ट कौन सा है, यानी 106वां एक्ट कौन सा है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और यह लागू कब किया गया था? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया गया था 29 सितंबर 2023 को। अगर वहीं बात करें भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। अगर कुल भाग की बात करें तो 22 भाग हैं। अगर कुल अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन समय के साथ बदलते हुए 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 6वां प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो मोदी सरकार ने 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना को स्टार्ट किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अब इसके बारे में देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया था। उसी के कुछ समय दौरान जो है बाद जो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना पीएम मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें जो है 1 करोड़ परिवारों की छतों पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह योजना कब शुरू होती है? 22 जनवरी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना पीएम मोदी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। इसके तहत 1 करोड़ परिवारों की छत पर जो है सौर ऊर्जा लगाया जाएगा। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजना जो कि शुरू किया गया है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना, अगर बात करें ये कब शुरू किया जाता है, कब शुरू किया गया था, तो यह 17 सितंबर को शुरू किया गया था, क्योंकि इस दिन जो है विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है और पीएम मोदी जी का हैप्पी बर्थडे होता है। तो इस दिन जो है पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू किया गया था। और यह योजना किसके लिए शुरू किया गया है? तो बुनकर और शिल्पकारों के लिए यह योजना शुरू किया गया है। भारत का जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2070 तक है भारत का। अगर बात करें कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है अगर विश्व का कब तक है, तो 2050 तक है, ठीक है। तो विश्व का कब तक है? तो 2050 तक है, ये आप याद रखेंगे। और भारत का 2070 तक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? श्री कांत सोमपुरा जी हैं। और वहीं बात करें श्री राम लला मूर्ति के वास्तुकार कौन है? तो श्री अरुण योगीराज, जो कि मैसूर के हैं। ये दोनों प्रश्न आपको भी याद रखना है। 7वां प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को अब की बार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2024 का पुरस्कार दिया गया है। और अगर बात करें कि 2023 में किसे दिया गया था, तो 23 में दिया गया था ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। तो इन दोनों को जो है 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और 2024 में कब किसे दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 बात करते हैं कि 23 जनवरी को जो है सुभाष चंद्र बोस जी का हैप्पी बर्थडे होता है और इस दिन जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। तो संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है, जो कि यह हॉस्पिटल कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। इसके द्वारा जो है क्या कार्य किया गया था जो कि इसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन का पुरस्कार दिया गया है? तो ऑपरेशन दोस्त जो भारत के द्वारा चलाया गया था तुर्की और सीरिया में, इसमें जो है इस फील्ड हॉस्पिटल ने मदद किया था। और ऑपरेशन मैत्री जो कि नेपाल में भूकंप आया था तो भी इसमें मदद किया गया था। और 2013 में जब उत्तराखंड में बाढ़ आया था तो भी जो है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल ने इसमें मदद किया था। तो ये आप याद रखेंगे। अगर बात करते हैं तो सुभाष चंद्र जो है आपदा प्रबंधन पुरस्कार राशि कितनी है? तो 51 लाख है, लेकिन ये संस्थागत श्रेणी में यानी कि संस्थाओं को 51 लाख दिया जाएगा। अगर बात करते हैं व्यक्ति को, तो व्यक्ति को 5 लाख दिया जाता है और संस्था को 51 लाख दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तो दिल्ली चलो, जय हिंद, ये सभी सुभाष चंद्र बोस के नारे थे। और इनकी पुस्तक का नाम था इंडियन स्ट्रगल। और इन्होंने पहली बार जो है कांग्रेस का अधिवेशन कब किया था? तो 1938 में। कौन सा अधिवेशन किया था? तो हरिपुरा अधिवेशन। इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। अगर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की बात करें तो इनकी प्रतिमा बनाई गई है इंडिया गेट के पास। और किसने बनाया है? तो अरुण योगीराज जी ने बनाया है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो जॉर्जी गॉस्पिंडनोव को मिला है। इनके किस उपन्यास के लिए? तो टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। प्रित्जर पुरस्कार जिसे वास्तुकला का अवार्ड भी कहते हैं, यह किसे मिला है? तो यह मिला है डेविड चिपरफील्ड को। 8वां प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आलिया भट्ट।
अब देख लेते हैं जॉय अवार्ड्स का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। इसमें जो है पहली भारतीय महिला जिन्हें मानद इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है, इनका नाम है आलिया भट्ट। ये आप याद रखेंगे। और यहीं पे सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो एस.आर. यूनिस्क को दिया गया है, जो कि मिस्र के अभिनेता हैं। ये आप याद रखेंगे। और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके हाथों से दिया गया था, तो सलमान खान के हाथों से दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं लल्लनटॉप प्रश्नों में। ये आप याद रखेंगे कि पहली भारतीय महिला जिन्हें मानद इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, ये कौन है, तो आलिया भट्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। इसके बारे में देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसमें जो है बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, रॉकेटरी को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है अल्लू अर्जुन को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट और कृति सेनन को। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला है, तो वहीदा रहमान जी को मिला है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुवादनी ऐप। अब देख लेते हैं अनुवादनी ऐप जो है लॉन्च किया गया है 22 भाषाओं में। ठीक है, यानी कि जो 22 भाषाएं होती हैं उनका जो है ट्रांसलेट किया जाएगा, उसके लिए जो है अनुवादनी ऐप को लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है, तो 22 भाषाओं में आपको पता है कि भारत में बहुभाषी राष्ट्र है, इसमें जो है अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसको जो है हर व्यक्ति तक आसान भाषा में पहुंचाने के लिए अनुवादनी ऐप को लॉन्च किया गया है। इसमें स्कूल और हाई एजुकेशन के कंटेंट का अनुवाद भी किया जाएगा। क्यों लॉन्च हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है मातृभाषा को प्रमोट किया गया है, यानी कि हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। तो उसके लिए भाषाओं को अनुवाद करने के लिए अनुवादनी ऐप लॉन्च किया गया है, ये आप याद रखेंगे। अब देख लेते हैं सैंड्स ऐप। यह जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो अर्धसैनिक बलों के द्वारा सैंड्स ऐप लॉन्च किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि अर्धसैनिक बलों के जो है संचार को आदान प्रदान करने हेतु यह ऐप लॉन्च किया गया था। सुस्वागतम पोर्टल, सुवास पोर्टल और फास्टर ऐप, ये तीनों ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इनकोर ऐप, सी-विजिल ऐप, यह चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और फीस्ट यानी FEAST सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया हुआ है, तो इसरो के द्वारा। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन, तो हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ किया है, तो साइक्लोन अभ्यास किसके साथ होता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मिस्र के साथ। लेकिन ये दूसरी बार हुआ है, तो पहले देख लेते हैं साइक्लोन अभ्यास दूसरी बार किसके साथ हुआ है, तो साइक्लोन अभ्यास होता है इंडिया और मिस्र के बीच में। ठीक है, अगर बात करें यह अब की बार इसका होस्ट कौन है, तो इसका होस्ट किया गया है मिस्र में। और पहली बार साइक्लोन अभ्यास जो है कब हुआ था, तो 2023 में, और उस समय होस्ट कौन था, तो भारत। और अब की बार दूसरी बार होस्ट कौन है, मिस्र है। तो ये आप याद रखेंगे। तो साइक्लोन अभ्यास किसके बीच होता है, इंडिया और मिस्र के बीच में। अब मिस्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। मिस्र की राजधानी का नाम है काहिरा। मिस्र को जो है नील नदी का वरदान भी कहते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, अब्देल फतेह अल सीसी, ये तीसरी बार जो है मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। और ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में किसने सदस्यता ग्रहण की है, तो मिस्र ने की है। और NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के तौर पर किसे चुना गया है, तो यह भी मिस्र ने इसकी सदस्यता ली है। सुएज नहर और भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है। ठीक है, अब बात करें कि इसका अगर फिगर में आपको समझाएं कि इसकी लोकेशन क्या है, तो मान लीजिए ये आपका हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका ये आपका हो जाता है भूमध्य सागर, यहाँ पे आपका हो जाता है लाल सागर। ठीक है, तो इसके बीच में कौन सी नहर है, सुएज नहर है। तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन और उसके साथ पूरी व्याख्या देख ली है। अब कल की तारीख का 23 जनवरी का एक बार जल्दी 2 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी पढ़ेंगे। हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बन गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा जापान। इसकी कंपनी कौन सी है, स्पेस एजेंसी जाक्सा है। ठीक है, दूसरा है फोर्ब्स की सूची के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो स्वर्ण मामले में विश्व में सबसे ज़्यादा सोना किस देश में पाया जाता है, USA में। दूसरे नंबर पर इटली, तीसरे पर भारत और 9वें नंबर पर सबसे ज़्यादा सोना USA में, दूसरे नंबर पर जर्मनी, तीसरे पर इटली और 9वें नंबर पर अपना भारत है। किसके अनुसार, फोर्ब्स के अनुसार। तीसरा प्रश्न, हाल ही में WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला
तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा है? तीसरा अफ्रीकी देश हो जाता है आपका कार्बो वर्डे। 2 देश कौन है? मॉरिशस और अल्जीरिया। तीसरा कार्बो वर्डे है। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है फोर्ब्स के अनुसार दिनार। ठीक है, एक दिनार में कितने रुपए होते हैं? तो 270। दूसरे नंबर पर कौन सा मुद्रा है? तो बहरीन दिनार। और तीसरा ओमानी दिनार। 5वां प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश को पहली स्वदेशी वैक्सीन हेविसियोर का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेपेटाइटिस ए से। हेपेटाइटिस ए रोग से कौन सी वैक्सीन संबंधित है? तो हेविसियोर। ठीक है। 6ठा प्रश्न है आपका, हाल ही में IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो रेड लिस्ट में शामिल, असुरक्षित श्रेणी में शामिल पहली जो है कौन सी चीज़ है जो रेड लिस्ट में शामिल हुई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हिमालयन वुल्फ। इसे जो है तिब्बती भेड़िया भी कहते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में विक्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विंग्स इंडिया का आयोजन अगर पूछे कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया गया है। यहाँ पे जो है वर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार बेंगलुरु और नई दिल्ली को दिया गया है। ये आप याद रखेंगे। अगर बात करें विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, तो चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि सिंगापुर का है। और विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे की बात करें तो कैंपगोड़ा हवाई अड्डा जो कि कर्नाटक बेंगलुरु में है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में नवे क्रम का पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण के लिए। ये आप याद रखेंगे। मामनी फूड फेस्टिवल, ये इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। 9वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार के बाद दूसरा जाति गणना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आज का आखिरी प्रश्न है, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बनाई गई है? किस शैली में बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागर शैली में। बेसा शैली, यह मध्य भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो आपका द्रविड़ शैली होता है, यह दक्षिण भारत में बनाया जाता है। इस दक्षिण भारत में मंदिरों को बनाने के लिए किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में नागर शैली और मध्य भारत में बेसा शैली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि कल का भी रिवीजन कर लिया और आज के करंट अफेयर उसके साथ ललन टॉप प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।